नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेजना टाइम्स। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या ग्राम प्रधान का चुनाव या किसी भी स्तर का चुनाव, कोई भी चुनाव इस देश में हुआ है, उसको कराने की जिम्मेवारी और निष्पक्षता के साथ कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। हालांकि स्वायत्तता के नाम पर अब कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है। उंगली विपक्ष उठाता है, सत्ता पक्ष तो क्यों उठाएगा, क्योंकि उसका बनाया हुआ चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त है। तो अब ताजा जो प्रकरण है वो बिहार और पश्चिम बंगाल से उठकर आ रहा है। क्या प्रकरण है, क्या हो रहा है, क्या चुनाव आयोग कह रहा है, क्या विपक्ष कह रहा है, क्या सत्ता पक्ष कह रहा है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले मैं अपने उस सेगमेंट की तरफ चलता हूं जो मैंने अब नया शुरू किया है, और वो है आपका मनोरंजन। पहले आप मनोरंजन करिए। भारत आजाद हुआ ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में कौन है लोग। और मैं बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं। ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अरे बस कर। और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक। हिमांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ, उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। पकड़े हैं। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी दो आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में दो नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूँ। जी कृपया। जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। क्या बात। मम्मी, ये देखना मेरी पैंट का ना कलर उतर गया है, ये ब्लैक से ग्रे हो गई है। तो मैं सोच रहा था नई पैंट लिया। नई पैंट का क्या करेगा तू? पहनूंगा। ये तूने ब्लैक पैंट कब ली थी? ये 2 साल पहले ली थी मैं। और 2 साल चली है पूरी ये। हाँ तो अब ये हो गई ग्रे। हाँ, ग्रे मतलब? ग्रे मतलब ग्रे। ग्रे मतलब नया कलर। और नया कलर मतलब नई पैंट। तो ये कौन सा लॉजिक दे रही हो मम्मी तुम? बेटा ये तेरी नई पैंट अभी 2 साल और चलेगी। चल जा। अपनी माँ से मजाक करता रहता है। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? मम्मी, 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 क्या हो गया? कैसे कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? हमारे घर में एसी कब आएगी? पापा ने बोला है इन गर्मियों में लगवा देंगे। अरे पापा पिछली बार भी बोल रहे थे, इस बार भी बोल रहे हैं। और ना पिछली बार लगवाया था ना, आप लगवाएंगे, देख लेना। अरे जब बोला है तो लगवा ही देंगे। अरे मैं तुम्हें सबसे बढ़िया स्कीम बता रहा हूँ मम्मी। एसी, कूलर और कार तीनों आ जाएंगी। ऐसी कौन सी स्कीम आ गई? शादी करा दो मेरी तो। पहले जिम्मेदारी संभालना सीख ले। अरे तो मत।
आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। बाहर ही थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। बाहर ही थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। आपको टीएन शेषन का नाम याद होगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, अब वो नहीं रहे। उनका जब कार्यकाल था उससे पहले यहां बंदूकों के साए में चुनाव होता था, बंदूकों के साए में वोट पड़ते थे, बंदूकों के साए में बूथ कैप्चरिंग होती थी। परंतु टीएन शेषन आए और उन्होंने हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को बदल कर रख दिया और ऐसा नाम वो कर गए चुनाव के दुनिया में कि अब तक उनके जैसा कोई चुनाव आयुक्त अब तक आया नहीं है। अब जो चुनाव आयुक्त आ रहे हैं वो सारे सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं, सरकार के लिए माहौल बनाते हैं, सरकार के लिए वोटर लिस्ट बनाते हैं, सरकार के लिए मतदाता बनाते हैं। ऐसा विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है ये, परंतु दिखता तो है। जब आंकड़े, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हम लोग पत्रकारिता करते हैं वहां हो, सब जगह जब बताया जाता है कि यहां विपक्ष जीत रहा है और जीत जाता है बीजेपी, जीत जाती है बीजेपी, और वो भी बम्पर से, बम्पर वोटिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। उसके दो उदाहरण मेरे सामने हैं। एक हरियाणा, जहां की 100% चुनाव कांग्रेस जीत रही थी परंतु वो हार गई और बीजेपी बम्पर जीत हासिल कर ली। दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी जितने भी पंडित थे, चुनावी पंडित, सबने भविष्यवाणी कर रखी थी जी सरकार तो महाविकास अघाड़ी की बनेगी। महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। परंतु हुआ उसका ठीक उलट। उनके कई ऐसे जो कैंडिडेट थे इन महाविकास अघाड़ियों, उनकी जमानत तक जब्त हो गई और सीटों के लाले पड़ गए। 282 सीटों में से केवल 52 सीट ये 3 पार्टी जीत पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्या खेल खेल रहा है। मशीनों का खेल पहले चला, अब मतदाता सूची का खेल चल रहा है जो बिहार में चल रहा है। क्या खेल है ये? क्या विपक्ष इसमें फंस गया है? क्या सत्ता पक्ष जो चाह रहा है चुनाव आयोग वो कर रहा है? पहले आप ये देखिए चुनाव आयोग आखिर इसमें क्या क्या करवाना चाहता है। की सिफारिशों में जिन्हें बार बार बदला जा रहा है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज या उस फॉर्म के साथ देना होगा। अब बात करते हैं 1987 से 2004 के बीच जन्म हुए लोगों की। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, तो उन्हें अपने साथ अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाताओं के लिए इसी तरह 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। और अगर कोई माता पिता में से भारतीय नहीं है तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी। चुनाव का मतलब होता है 2 पक्षों के बीच लड़ाई, 4 पक्षों के बीच लड़ाई, 5 पक्षों के, जितने कैंडिडेट उनके बीच लड़ाई। परंतु जब चुनाव एक तरफा होता है, वन साइडेड, यानी वोट किसी जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरे पक्ष के मतदाता है, उनकी वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा, तो कैसे चुनाव जीता जाएगा? कैसे विपक्ष जीतेगा? कैसे लोकतंत्र हावी होगा? लोकतंत्र जीतेगा? लोकतंत्र तो हार जाएगा। लोकतंत्र का मतलब है सबको वोट देने का अधिकार। परंतु जो चुनाव आयोग ने, अभी आपने देखा क्या फरमान जारी किया है, उस फरमान में क्या क्या चीजें मांगी गई हैं,
कौन लाएगा गांव का आदमी अपने माँ बाप की का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट? कौन लाएगा अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट? जो रूरल के गांव है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहां तक कि नोएडा में भी ढेरों ऐसे गांव हैं जहां जिनको पता ही नहीं कब पैदा हुए थे वो लोग। अंदाजा सब लोग लगाते हैं, वो कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट? सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। इसी पर कल विपक्ष चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग ने, विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ, हमारी बातों को केवल इग्नोर करता रहा चुनाव आयोग और अपनी ही बातों को ऊपर रखता रहा। क्या बोले हैं इसमें विपक्ष वाले, एक बार आप सुनिए जरा इनकी बात। हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं लिखा, उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, यह बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों। महीना 1.5 महीना है, ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं,
वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना जो बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक एसएसआर एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने एसआईआर जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर का, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर का। तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया है, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं कि बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 के नाम पर एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जो पूरी तरह से भ्रम, अनिश्चितता और दमनात्मक रवैये से भरा हुआ है। 27 जून को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद से अब तक चुनाव आयोग ने इस विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देशों में बदलाव किए हैं। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया की समय सीमा बदली। यह कैसा पुनरीक्षण है जहां हर हफ्ते नए आदेश आते हैं और पुराने आदेशों को बदला जाता है? क्या आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए? इसके अलावा तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया है कि उन 11 दस्तावेजों के अब क्या मायने हैं जिसका इस्तेमाल अब तक होता आया है। उनके शब्दों में, चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की गई है जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है। अब मैं चुनाव आयोग, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि बिहार में इन 11 दस्तावेजों का प्रतिशत बताएं कि बिहार में नंबर 1, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मी हैं और कितने प्रतिशत कर्मियों के पास कोई आई कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, आंकड़ा बताएं। दूसरा, 1/7/1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज कितने प्रतिशत लोगों के पास है। तीसरा, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत लोगों के पास है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं। ऐसे 11 सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं। क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग, बिहार सरकार और भाजपा सरकार देगी? चुनाव आयोग का फरमान लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि जो चीज संभव नहीं है, ये तो एनआरसी जैसा है। एनआरसी में जैसा आपको भारतीय साबित करना, अब चुनाव वोट डालने के लिए भी आपको भारतीय साबित करना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट नहीं चलेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपका पैन कार्ड नहीं चलेगा। अब नया ही फंडा शुरू कर दिया कि जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए। बहुत मुश्किल है ये प्रमाण पत्र। इस चुनाव के प्रमाण पत्र के चक्कर में कितने लोग वोटों से वंचित रह जाएंगे, कितने लोग वोट दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उसका मतदाता शहरों में ज्यादा है, गांवों में बीजेपी हारती है। उसे पता है कि गांवों में लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसीलिए शायद ये फरमान जारी कराया है। अब जो पत्रकारों का काम था वो काम अब तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। का प्रकोष्ठी बन गया, जदयू दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?
इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है, वही तो कर चुनाव यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और वही लोग तो करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है। पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोग जो हैं चाहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन चीज़ों को और जन जन तक प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार जी मिल करके गरीबों को किस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम से हटवाने जा रहे हैं। वो गरीब वही तबका है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक भाई हैं। इन सब का नाम काटने की बड़ी साजिश है। और दूसरा, जब गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, ना राशन मिलेगा। राहुल गांधी बहुत दिन से मांग उठा रहे हैं कि ये फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फेयर नहीं हो रही है, और इस तरह के पता नहीं कितने सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी ने उठाए हैं। अभी आपने सुना विपक्ष ने अपने सवाल उठाए। सवाल ये उठता है, अगर लोकतंत्र है तो इसमें चुनाव आयोग को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। आप इस बात से मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप सोचिए इस बात को, परंतु मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। अगर विपक्ष की बात नहीं सुनता चुनाव आयोग तो शायद बीजेपी आज सत्ता में नहीं बैठती। अगर कांग्रेस यही हाल करती तो सवाल यहां उठता है कि क्या हमारे वोटरों पर, क्या हमारे वोट पर अब डाका डालने की तैयारी है ये? अगर ये आज बिहार में है, कल पश्चिम बंगाल में होगा, उसके अगले दिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाला है, वहां भी होगा। अब कहां से माँ बाप का सर्टिफिकेट लाएंगे, और जिनके माँ बाप रहे नहीं उनका कहां से सर्टिफिकेट आएगा? सोचने वाली बात है। चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। जो भारतीय है उसके भारतीय होने पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए खतरा तो है। आप इस बात को माने या ना माने, आपकी मर्जी है। मैंने अपनी बात बताई है, मैंने अपनी बात रखी है। आपको पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।